नमस्कार, स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी पर। उत्तराखंड लाइव देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ कमल मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। उत्तराखंड में एक बार फिर मौसम बदलने वाला है, जिसमें बारिश, ओलावृष्टि, हिमपात की चेतावनी जारी की गई है। कई जिलों में बारिश होने की भी संभावना है। देहरादून समेत 7 जिलों में बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग ने बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, देहरादून और हरिद्वार में ये ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा पिथौरागढ़, बागेश्वर, टिहरी, पौड़ी में ओलावृष्टि की आशंका जताई गई है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के वैज्ञानिक रोहित थपलियाल ने मौसम का पूर्वानुमान जारी करते हुए बताया कि आज से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है। इसके चलते 5, 6 और 7 अक्टूबर को प्रदेश के अधिकांश जिलों में भारी बारिश देखने को मिल सकती है। इस दौरान उत्तरकाशी, देहरादून, चमोली जनपदों में भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा 4000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना भी जताई गई है। तो उत्तराखंड में मौसम बदलने वाला है, इसकी जानकारी सामने आ रही है, जहां कई जिलों में बारिश होने की संभावना जताई गई है। इसके अलावा आपको बता दें कि कई जनपदों में उत्तराखंड के येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो 7 अक्टूबर को, 5 और 6 और 7 अक्टूबर को इन 3 दिनों में भारी बारिश, ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की गई है। और रुख अगली बड़ी खबर का, जहां सीएम धामी ने देहरादून में 50वीं सब जूनियर राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप में शुमार हुए और उन्होंने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। आपको बता दें कि 50वीं सब जूनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप की शुरुआत कर दी गई है। इसमें करीब 1000 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के कई जिलों के चयनित खिलाड़ी शामिल किए गए हैं। बालिका टीम का प्रशिक्षण शिविर भिलाई में 24 से 30 सितंबर तक आयोजित किया गया। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि 28 राज्यों के जमीनी स्तर के खिलाड़ियों की 54 टीमें यहां भाग ले रही हैं। सीएम धामी के मुताबिक उन्हें लगता है कि इसे भारत की युवा प्रतिभाओं का खेल कुंभ कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। बताया गया कि इस प्रतियोगिता में 28 राज्यों से ग्रास रूट लेवल के खिलाड़ियों की 54 टीमें प्रतिभाग कर रही हैं। मुझे लगता है इस प्रकार से भारत की युवा प्रतिभा का अगर इसको खेल कुंभ कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। भाइयों बहनों, इस चैंपियनशिप में चुने गए खिलाड़ी उच्च स्तरीय टूर्नामेंट्स, प्रशिक्षण अकादमियों और आगामी भारतीय नेशनल टीम के लिए भी इन्हीं खिलाड़ियों में से उनका चयन होना है, जो आज अपने अपने राज्यों का, अपनी अपनी टीमों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इन्हीं में से आने वाले समय में इन्हीं खिलाड़ियों में से देश का प्रतिनिधित्व भी यही खिलाड़ी करेंगे। और अब राजधानी देहरादून से रुख करेंगे सीधे अल्मोड़ा का, जहां विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान हवाल बाग में 51वां कृषि विज्ञान मेले का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने मेले का शुभारंभ किया। इस दौरान मंत्री ने सभी स्टॉलों का निरीक्षण कर कृषकों से उनके उत्पादों की जानकारी ली। इस मेले में अल्मोड़ा समेत कई जिलों के काश्तकारों ने हिस्सा लिया। साथ ही प्रगतिशील किसानों को सम्मानित किया गया है। मेले के दौरान अतिथियों द्वारा रबी फसल की नई उन्नत प्रजातियों के बीजों का लोकार्पण किया गया। मेले में आए किसानों द्वारा खेती और बागवानी से संबंधित समस्याएं रखी गईं। वैज्ञानिकों ने समाधान इस बाबत किया है और किसानों को उन्नत खेती के लिए सुझाव दे दिए हैं। का विज्ञान मेले का कार्यक्रम यहाँ पर आयोजन हो रहा है। ये 91वां मेले का कार्यक्रम हो रहा है। ये संस्थान अपने आप में पूरे भारत सरकार में एक बहुत महत्वपूर्ण संस्थान है और इसकी शुरुआत जिस प्रकार से लगातार लंबे समय से रही है, और इसकी शुरुआत कहना चाहिए कि मैं तो कहूँगा कि 1936 से हमारे डायरेक्टर साहब ने बताया 1974 में पूर्ण रूप से स्थापित हो गया था। बोसी सेन जी के प्रयास से, उनके बहुत ही मेहनत के साथ ये संस्थान डेवलप हुआ। मैं कह सकता हूँ कि हरित क्रांति के उस दौर पे जब हम लोग दूसरे देशों पर डिपेंडेंट थे, तो उस समय जय जवान जय
विज्ञान जय किसान का जो नारा दिया था, उसी नारे के तहत किसानों ने एक प्रकार का, मैं कहता हूं कि इसमें लाल बहादुर शास्त्री जी का बहुत बड़ा योगदान है और उनके क्रिया का क्रम से और हमारे उनकी मेहनत से जो प्रयास आज सफल हुआ है। तो लगभग आज इस संस्थान ने मैं लगभग 113 संस्थान इस प्रकार के पूरे देश भर के अंदर कृषि के हैं। देखिए, 91वां कृषि विज्ञान मेला आज आयोजित किया जा रहा है, जिसमें दूर दूर से करीब 800 किसान इसमें सम्मिलित हो रहे हैं और इस मेले का उद्घाटन माननीय मंत्री माननीय अजय टमटा जी कर रहे हैं। इसमें जो आज मुख्य आकर्षण है वो एक नई प्रजाति जो मक्के की प्रजाति है, जो मटर की प्रजाति है, जिसमें पूरी फली को आप खा सकते हैं, उसका लोकार्पण किया जा रहा है। और साथ ही जो उन्नत कृषि यंत्र और उन्नत बीजों का प्रदर्शन और उनका विक्रय भी किया जा रहा है। साथ ही जो हमारे कुछ जो SC ST के फार्मर हैं उनको लघु कृषि यंत्र भी इसमें उपलब्ध कराए जा रहे हैं। ऐसा बेसिकली हम तो ये पहाड़ के लोग हैं, तो हम जन्म से ही मिट्टी से जुड़े हुए हैं। तो बचपन में हमारे पास तो खेती है, तो बचपन में सारी खेती का ही काम करता था। उसके बाद मैं ऑयल नेचुरल गैस कमीशन में चला गया, तो जहाँ से मैं चीफ इंजीनियर होकर के रिटायर हुआ। तो रिटायरमेंट के बाद बच्चे तो बाहर सेटल हो गए, कोई कहीं है कोई कहीं है। तो पितृक ज़मीन जो है वो बेकार पड़ी हुई थी, तो मैंने उसको डेवलप करने की सोची। तो इसके लिए मैंने धान, गेहूँ, मडुआ जो हमारी पारंपरिक है, सब्जियाँ, लिलियम, तो सारी मैं खेती करता हूँ। बाकी यहाँ मैं विवेकानंद से करीब लगभग 15-20 साल से मैं जुड़ा हुआ हूँ। तो ये इनका मार्गदर्शन होता है, इन्हीं का मैं लाल धान और फल सब्जियाँ और फल का भी उद्यान विभाग की का फल हो गया, मतलब फल हो गया, आड़ू खुमानी जो यहाँ पारंपरिक जो यहाँ की वो हैं, तो उनको मैंने उत्पादन करा। तो इस साल उन्होंने मेरे को एक नया प्रोजेक्ट दिया था कि आप मक्का करो, तो मैंने मक्का का उत्पादन करा। तो मेरा सीड में बहुत अच्छा मक्का मेरा पैदा हुआ, जिसमें मुझे बताया कि मुझे काफ़ी परेशानियाँ हो रही थी, जैसे सुअर, रात को सुअर है, दिन में पक्षियाँ हैं और ये शॉल है और बंदर हैं। इनसे मुझे उसको मैं 1 महीने से मैं 1 घंटा भी नहीं सो गया। और अब बात करते हैं उत्तरकाशी की, जहां आपदा प्रभावित धराली के लोगों को यमुना घाटी आपदा पीड़ित सहयोगी टीम के सदस्यों ने जन सहयोग से एकत्रित धनराशि का वितरण किया है। यमुना घाटी के जन सहयोग से जो आर्थिक सहयोग राशि चंदे के रूप में दान की गई थी, उस टीम के सदस्य महावीर पवार माही और घनश्याम नौटियाल के द्वारा धराली गाँव में पहुँचकर उन पीड़ित परिवारों को दी गई है, जिनके घरों में जनहानि हुई है। उनकी संख्या 8 बताई गई थी, जो मूल रूप से धराली गांव के रहने वाले थे। जन सहयोग से टीम के पास कुल 1,77,671 रुपये जमा राशि थी, जिससे उन 8 परिवारों में 21-21 हज़ार रुपये घर पर जाकर सांत्वना देते हुए दिया गया है। सहयोगी टीम ने बताया कि लोगों के द्वारा दिया गया सहयोग आज उन पीड़ित परिवारों तक पहुंच गया है, जिन लोगों के लिए सब लोगों ने मिलकर सहयोग किया था। इस मदद के लिए टीम ने सभी दानदाताओं का आभार व्यक्त किया है। आज हम धराली गांव पहुंचे। हमने यमुना घाटी में जो भी धराली के पीड़ित परिवारों के लिए जो भी 2-4 रुपया करके 50-100 रुपया करके जो भी पैसा इकट्ठा करा, 1-2 लाख रुपए की जो भी राशि जमा हुई, वो आज हमने जो है धराली गांव के पीड़ित परिवारों को जो है बांट दी गई है। यहाँ पे आज हमारी यमुना घाटी के हमारे कुछ युवा भाइयों ने अपने यहाँ पर जब हमारे बाढ़ आई थी, तो उस दौरान इसके बाद उन्होंने अपना चंदा इकट्ठा किया है, जो कि आज हमारे पास आए यहाँ पे और मुझे मिले। और मैं इन भाइयों ने मृतकों को, जो 8 मृतक थे, इनको 21,000 रुपये धनराशि प्रत्येक को दी और 10,000 रुपये उन्होंने हमारी ग्राम सभा में हमारे समस्या तक उसमें करी। बाकी मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ कि जो आपने इस मुश्किल घड़ी में हमारा साथ दिया। पौड़ी जिले के कोटद्वार निवासी और भारतीय सेना की गोरखा रेजिमेंट में सेवारत राइफलमैन सूरज सिंह नेगी जम्मू कश्मीर के बारामूला क्षेत्र में आतंकियों के साथ हुई क्रॉस फायरिंग में शहीद हो गए हैं। राष्ट्र सेवा में उन्हें सर्वोच्च बलिदान दिया है। सूरज सिंह नेगी की शहादत की खबर पर सीएम धामी ने दुख जताया है। तो सैनिक की शहादत को लेकर सीएम
धामी ने दुख जताया है। और अब रुख करेंगे रुड़की का, जहां त्योहारों के मद्देनजर मंगलौर पुलिस ने सघन चेकिंग अभियान चलाया, जिसमें बिना नंबर प्लेट वाहनों के विरुद्ध पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। करीब 25 वाहनों के चालान और कुछ वाहनों को पुलिस ने सीज कर दिया है। उच्च अधिकारियों के आदेशों के बाद पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया। पुलिस ने कहा कि अपने वाहन पर नंबर प्लेट जरूर लगाएं और यातायात नियमों का पालन करें। ओवर स्पीड में गाड़ी चलाने वालों पर चालानी कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। तो आपको बता दें कि पुलिस का सघन चेकिंग अभियान जारी है। तस्वीरें जनतंत्र टीवी अपने दर्शकों को दिखा रहा है रुड़की से, जहां किस तरीके से बीच सड़क पर लोगों को रोककर उनके वाहनों की सघन चेकिंग की जा रही है। यातायात के नियमों का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। और आप देखिए किस तरीके से पुलिस बल वहां मौके पर मौजूद, जिस तरीके से लोगों से पूछताछ की जा रही है। और सघन चेकिंग अभियान के दौरान कई वाहनों को सीज भी किया गया है। और तस्वीरें दिखा रही हैं किस तरीके से इन वाहनों को सीज कर पंक्ति दर पंक्ति खड़ा किया गया है। और अब बात करते हैं लक्सर की, जहां रायसी में राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचने के लिए लोगों को अपनी जान जोखिम में डालना पड़ता है। कच्चे गहरे रास्तों और खेतों से कीचड़ से गुजरते हुए लोगों को दवाई लेने के लिए राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जाना होता है। समस्या गंभीर है, लेकिन अभी तक कोई समाधान इस बाबत नहीं उपलब्ध कराया गया है। चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रायसी पर जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है, जिससे मरीजों को अस्पताल तक पहुंचने में परेशानी हो रही है। इसके लिए हमने शासन में पत्र लिखकर भेज दिया है। बराबर में रेलवे स्टेशन की जमीन है, उनसे भी हमारी बात चल रही है। जल्द ही रास्ते का विकल्प ढूंढकर इस समस्या का हल निकाला जाएगा। तो जान जोखिम में डालकर लोग प्राथमिक चिकित्सा केंद्र पर जाकर दवाई लेते हैं, जिसके बाद अब संबंधित अधिकारियों को पत्र लिखकर इस जानकारी को, समस्या को साझा किया गया है, ताकि जल्द से जल्द एक नया विकल्प आम लोगों के लिए खोल दिया जाए। उसका रास्ते के लिए एमएसएन ने भी सीमो शासन में लिखित में पत्र जारी करा हुआ है। उसके बगल में जो रेलवे स्टेशन का बन रहा है रायसी में, वहाँ भी उनसे कम्युनिकेशन किया जा रहा है, कोऑर्डिनेशन किया जा रहा है कि उनके माध्यम से अगर वहाँ से रास्ता मिल जाए तो वो ज्यादा होगा। मोस्ट प्रोबेबिलिटी शायद उसी तरफ से मिल रही, क्योंकि जो बीच में जो रास्ता है वो शायद तो फैमिली का है, किसी भाइयों का है, तो उसमें डिस्प्यूट है, उस कारणवश वहाँ से रास्ता मिल पा रहा है। तो आशा करेंगे कि शायद रेलवे वाला भी मिल जाए। और लक्सर के ही मुंडाखेड़ा कला गांव में 41 लोगों पर अवैध अतिक्रमण को लेकर कार्रवाई चल रही है। भारी पुलिस बल के साथ तहसीलदार प्रताप सिंह चौहान ने बड़ी कार्रवाई की है। अभी तक 10 लोगों के खिलाफ अतिक्रमण हटाओ कार्रवाई की गई है, जबकि आज बचे हुए अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए तहसीलदार प्रताप सिंह चौहान दिखाई दिए। तो क्योंकि 47 अतिक्रमण थे तो एक दिन में संभव नहीं था। कल हमने 12 देर हटा दिए थे और 30 अतिक्रमण आज अभी भी, बल्कि मेरे ख्याल से 27-28 हो चुके हैं, 4-5 और बचे हैं। विरोध तो नहीं हो रहा, देखो ज्यादातर लोग कोऑपरेट कर रहे हैं, विरोध तो नहीं कर रहे हैं। अब वो तो देखो अगर अतिक्रमण किया है तो हटना ही, आज दिन तो कल रहते हैं, सबको पता है। तो विरोध ऐसा नहीं है, मतलब ज्यादातर लोग कोऑपरेट कर रहे हैं। और अब बात करते हैं धर्मनगरी हरिद्वार की, जहां जिला प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। शासन के निर्देशों और जिलाधिकारी के आदेश पर यह अभियान चलाया गया। तहसील हरिद्वार के अंतर्गत दूधिया बंद क्षेत्र में लंबे समय से सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे की शिकायतें लगातार मिल रही थीं। उप जिलाधिकारी जितेंद्र कुमार की अगुवाई में सिंचाई विभाग और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की है। शासन के निर्देशों के तहत अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। पहले इस बाबत नोटिस दिए गए थे, लेकिन स्वेच्छा से ना हटाने पर अब प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है और खुद ही अतिक्रमण को हटाने में लग गया है। लगभग 100 अतिक्रमण हटाए गए हैं और बाकी भी जल्द हटा दिए जाएंगे। और खबर ऊधम सिंह नगर से है, जहां उत्तराखंड राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के उपाध्यक्ष और राज्य मंत्री भगवत प्रसाद मकवाना जसपुर नगर पालिका पहुंचे। उप जिलाधिकारी चतर सिंह चौहान और अधिशासी अधिकारी ने उनका स्वागत किया। इसके बाद उन्होंने समीक्षा बैठक की। मकवाना ने बताया कि साल 2013 में भारत सरकार ने मैनुअल स्क्वेंजर एक्ट बनाया था, जिसके अंतर्गत सर्वेक्षणों से आयोग संतुष्ट नहीं है। उन्होंने कहा कि अब नया सर्वे कराया जाएगा, जिसके बाद सफाई कर्मचारियों को पुनर्वासन और ट्रेनिंग दी जाएगी। साथ ही मोदी सरकार पुनर्वासन हेतु
50 लाख तक की ऋण योजना उपलब्ध करा रही है। ये एक तो मैनुअल स्कैवेंजर एक्ट भारत सरकार का 2013 में बना था। 13 में सर्वेक्षण हुआ, 18 में सर्वेक्षण हुआ। हमारे राज्य में लगभग 6000 मैनुअल स्कैवेंजर्स अभी तक के 2 सर्वेक्षण में पाए गए। लेकिन इस बार जो 20 अक्टूबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने रीसर्वे के आदेश दिए हैं, वो सर्वे यहाँ बिल्कुल फर्जी हुआ है। मैंने यहाँ मीटिंग में पूछा, सुपरवाइजरों द्वारा इनको करवाया जाना था सर्वेक्षण। पिछली बार तो एनजीओ के माध्यम से सर्वेक्षण हुआ था, सफाई कर्मचारी आंदोलन और गरिमा। भारत सरकार ने उनको 15,000 रुपये का भुगतान भी प्रत्येक जिले में सर्वेक्षण के लिए कोऑर्डिनेटर को किया था। तो पूरे देश में 58,000 लोग सर्वेक्षण में सम्मिलित हुए पाए गए। उनको 40-40 हज़ार रुपये एक मुफ्त अनुदान राशि मोदी सरकार द्वारा दी गई। उत्तराखंड में भी लगभग 6,000 ऐसे सफाई कर्मचारी पाए गए 18 के सर्वेक्षण में। लेकिन अभी जो सर्वेक्षण हुआ उससे आयोग संतुष्ट नहीं है। और अब सीधे रुख करते हैं रुड़की का, जहां विश्व हिंदू परिषद के तत्वाधान में युवा शाखा दुर्गा वाहिनी के स्थापना पर शक्ति यात्रा निकाली गई। यात्रा नेहरू स्टेडियम से शुरू होकर शहर के कई मार्गों से होते हुए नेहरू पर संपन्न हुई। इस दौरान चंद्रशेखर चौक पर भाजपा के वरिष्ठ नेता चैरव जैन ने यात्रा का फूलों की वर्षा से भव्य स्वागत किया। नाम आकांक्षा है, मैं दुर्गा वाहिनी की जिला संयोजिका हूँ रुड़की की। आज हमारा दुर्गा शक्ति का कार्यक्रम है, जिसमें मातृ शक्ति और दुर्गा वाहिनी दोनों मिलकर के ये यात्रा निकाल रही है। शक्ति यात्रा का है शक्ति प्रदर्शन, कि हम प्रदर्शन करना चाह रहे हैं कि हम किसी से कम नहीं है। भारत माता की जय। हम भारत की नारी हैं, फूल नहीं चिंगारी हैं। हम विश्व हिंदू परिषद की युवा शाखा दुर्गा वाहिनी का कार्यक्रम है, जो दुर्गाष्टमी के दिन दुर्गा वाहिनी का स्थापना दिवस है और ये संदेश देता है समाज की बेटियों को ये संदेश दे रहा है कि नारी शक्ति कमजोर नहीं है। जैसे दुर्गा माता ने महिषासुर का विनाश किया, इसी तरह से समाज में जो महिषासुर प्रवृत्ति के लोग हैं उनका ये विनाश भी कर सकती है। ये अपनी सुरक्षा स्वयं कर सकती है। और रुड़की में ही सोलानी नदी पुल के निर्माण कार्य लंबे इंतजार के बाद आखिरकार शुरू हो गया है। विधायक प्रदीप बत्रा का कहना है कि 9 महीने में सोलानी पुल बनकर तैयार होगा और लगभग 38 करोड़ की लागत से पुल बनकर तैयार किया जाएगा। देखिए, धामी जी की सरकार है जो संकल्प करती है उसको सिद्ध करती है। और मैं समझता हूँ कि ये पुल एक बहुत बड़ा लक्ष्य था हमारा, जिसको निर्माण कार्य शुरू कराना। आज अब यहाँ मौके पर खड़े हैं, आप सब लोगों को भी बता देता हूँ इसके लिए कि आप सब लोग यहाँ पर आए और ये अपने निर्माण की जानकारी आप जनता को देंगे। उनकी वासियों को लाभ मिलेगा और स्कूली बच्चों को खासतौर से उनके लिए पुल का निर्माण हो रहा है। तो मैं बच्चों को संदेश देना चाहूँगा कि बच्चे अब इंतजार खत्म हो गया है, 9 महीने में पुल बनकर तैयार हो जाएगा। जब आप अगले क्लास में जाएंगे तो आप नए पुल से होकर जाएंगे और आपका रास्ता जो है वो शॉर्ट हो जाएगा। और रुड़की इलाके में ही अब अपराधियों की खैर नहीं है। यूपी उत्तराखंड पुलिस ने नशे के धंधे, साइबर क्राइम और अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए कमर कस ली है, जिसको लेकर नासन बॉर्डर पर दोनों राज्यों की पुलिस अफसरों की अहम बैठक हुई। वहीं बैठक का सबसे बड़ा मुद्दा नशे के खिलाफ कठोर कार्रवाई, सीमा पार आपराधिक गतिविधियों को रोकने के लिए पुलिस ने मिलकर तुरंत एक्शन और सूचना साझा करने पर सहमति जताई है। साथ ही बढ़ते साइबर क्राइम और संगठित अपराधों पर भी पुलिस ने सख्त निगरानी रखने का ऐलान किया है। एसपी देहात शेखर चंद्र सुयाल ने कहा कि नशे के सौदागरों और अपराधियों को अब किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। आने वाले दिनों में दोनों राज्यों की पुलिस का संयुक्त अभियान चलाया जाएगा, जिसमें सीमावर्ती क्षेत्रों में सघन चेकिंग और ताबड़तोड़ छापेमारी होगी। इंटर स्टेट बॉर्डर मीटिंग जो होती है हमारे थाना मंगलौर जैसे थाना सहारनपुर से मिलता हुआ लगता है मुजफ्फरनगर से, तो उसमें जो वहाँ के सर्कल ऑफिसर हैं, थानाध्यक्ष हैं, चौकी इंचार्ज हैं, वो आपस में समन्वय बना के काम करते हैं। अपराधियों की लिस्ट को शेयर करना, एचएच की लिस्ट को शेयर करना और नाकेबंदी में एक दूसरे की मदद करना। तो उसको लेकर टाइम टू टाइम वो मीटिंगें होती हैं। हमारे सर्कल ऑफिसर मंगलौर जो हैं उनके नेतृत्व में और जो वहाँ के सर्कल ऑफिसर हैं दोनों ने मिलकर एक मीटिंग
मीटिंग करी थी और काफ़ी सारी चीज़ें उसमें साझा करी। कारगर हमेशा कारगर साबित होती है जब भी हम अपराधियों की लिस्ट शेयर करते हैं, कोई भाग गया, आगे नाके पे रोकना है, और किसी भी मामले में ये तो हर कि मतलब ये हम ये मान सकते हैं कि हम एक टीम का हिस्सा होते हैं जो अलग अलग पॉइंट। तो वहीं हरिद्वार में ज्वालापुर पुलिस ने दुष्कर्म के मामले में फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। थाना सिडकुल क्षेत्र से प्रकाश केशव नामक आरोपी को पुलिस टीम ने धर दबोचा। इस कार्रवाई को महिला सुरक्षा से जुड़े मामलों में हरिद्वार पुलिस की बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। ये पूरा मामला ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र का है। तो दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। हरिद्वार से ये खबर सामने आ रही है जिसको अब पुलिस की बड़ी सफलता बताया जा रहा है। आपको बता दें कि दुष्कर्म के मामले में इस आरोपी को गिरफ्तार किया गया था जो कि काफ़ी लंबे समय से फरार चल रहा था। और रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां प्रतिबंधित कफ सिरप पर राज्य सरकार का एक्शन देखने को मिला है। अस्पतालों की दवा दुकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की गई है। तो वहीं स्वास्थ्य विभाग की टीम ने ये छापेमारी की है। सभी जिलों में विभाग की छापेमारी देखने को मिली है। सीएम धामी का अधिकारियों को सख्त निर्देश कि बच्चों की दवा में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हर दवा की गुणवत्ता सुनिश्चित की जाए। एमपी राजस्थान में कफ सिरप से बच्चों की मौत के मामले में अब उत्तराखंड सरकार ने प्रतिबंधित कफ सिरप और औषधियों के खिलाफ सख्त अभियान शुरू कर दिया है। सरकार ने बच्चों की सुरक्षा और जनस्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए औषधियों के खिलाफ सख्त अभियान शुरू किया है। स्वास्थ्य विभाग और खाद्य सुरक्षा, इसके अलावा औषधि प्रशासन की संयुक्त टीमें राज्य के सभी जिलों में मेडिकल स्टोर्स, थोक विक्रेताओं और अस्पतालों की दवा दुकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही हैं। सीएम धामी ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दे दिए हैं कि बच्चे की दवा में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके लिए प्रदेश में बिकने वाली हर दवा की गुणवत्ता सुनिश्चित की जाए। उत्तराखंड लाइव में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार।